Namaste doston. Welcome to another fascinating journey into the cosmos. When we look up at the night sky, we are often mesmerized by its vastness and beauty. हम तारों की एक चमकदार चादर देखते हैं. These stars form a glittering blanket that stretches across the heavens, each one a giant ball of burning gas light years away, shining brightly in the darkness. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई stars के पास planets की अपनी families होती हैं? These planets orbit their stars, forming intricate systems, just like our own solar system, with Earth and its neighboring worlds revolving around the sun. Unginet planetary systems, pure cosmos में फैले हुए हैं. They are scattered throughout the vast expanse of the universe. क्या आपने कभी सोचा है कि ये planets कैसे बनते हैं? Have you ever wondered about the birth of these planets? How do these celestial bodies, some massive gas giants and others rocky worlds like our own, come into existence? What processes shape them? ये universe, मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है, full of wonders and mysteries waiting to be explored. लेकिन इन सवालों के जवाब हमारी पहुंच के अंदर हैं. With the right tools and knowledge, we can uncover these secrets. Join me as we embark on a cosmic adventure to unravel the secrets of planet formation. Together we will explore the wonders of the universe and discover how planets are born. हमारा सफर शुरू होता है अंतरिक्ष की ठंडी अंधेरी गहराइयों से, जहां केवल दूर दूर तक फैले हुए तारे दिखाई देते हैं. गैस और धूल के विशाल बादलों के भीतर, जिन्हें नेबुले कहा जाता है, ये बादल रंग बिरंगे और घूमते हुए दिखाई देते हैं. ये नेबुले, जिन्हें अक्सर स्टेलर नर्सरीज कहा जाता है, स्टार्स और प्लैनेट्स के जन्म स्थान है. यहाँ पर नए तारे और ग्रह बनते हैं. कल्पना कीजिए एक ऐसा बादल जो इतना विशाल है कि उसमें हमारे हजारों सूरज समा सकते हैं. यह बादल अंतरिक्ष में फैला हुआ है. ये बादल, जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे हल्के एलिमेंट्स से बना है. इसमें छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं, जो लंबे समय से मृत स्टार्स के अवशेष होते हैं. ये धूल के कण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये बादल भले ही शांत दिखते हैं, वास्तव में गतिशील वातावरण है. यहाँ पर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं. एक्सप्लोडिंग स्टार्स से निकलने वाली शॉकवेव्स, जिन्हें सुपरनोवा कहा जाता है, एक नेबुला से होकर गुजर सकती है, जिससे उसके कुछ हिस्से सघन हो जाते हैं. ये प्रक्रिया बहुत ही शक्तिशाली होती है. डेंसिटी में यह वृद्धि एक चेन रिएक्शन का पहला चरण है, जिससे स्टार्स और उनके प्लैनेटरी सिस्टम्स का निर्माण होता है. ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रहती है, जिससे नए तारे और ग्रह बनते हैं. जैसे जैसे बादल ढहता है, ग्रेविटी, वह अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड को एक साथ रखती है, केंद्र स्तर पर आ जाती है. ग्रेविटी को कॉस्मोस के सबसे बड़ा मूर्तिकार समझो. यह गैस और धूल के कणों को एक दूसरे की ओर खींचता है, उन्हें करीब और करीब खींचता है. जैसे ही मटेरियल एक साथ आता है, यह घूमना शुरू कर देता है, बिल्कुल एक लट्टू की तरह. यह स्पिनिंग मोशन ग्रहों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है. ये स्पिनिंग क्लाउड एक सघन केंद्र और उसके चारों ओर छपटा मटेरियल डिस्क के साथ एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहलाता है. ये डिस्क गैस और धूल का एक घूमता हुआ भंवर, वह जगह है जहां प्लैनेट फॉर्मेशन का जादू वास्तव में शुरू होता है. अब इस घूमते हुए डिस्क के भीतर धूल के छोटे छोटे कण आपके रसोई घर में आटे के कणों से बड़े नहीं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं. ये कलिजन्स, हालांकि कोमल हैं, बार बार होती हैं. हजारों वर्षों में ये धूल के कण एक साथ चिपकने लगते हैं, जिससे बड़े और बड़े क्लम्प्स बनते हैं. एक स्नोबॉल को लुढ़काने की कल्पना करो. जैसे जैसे यह लुढ़कता है, यह अधिक बर्फ उठाता है, बड़ा और बड़ा होता जाता है. ये क्लम्प्स अब कंकड़ के आकार के, फिर शिलाखंड बढ़ते रहते हैं, अंततः पहाड़ों के आकार तक पहुंच जाते हैं. प्लैनेटेसिमल्स कहे जाने वाले ये पहाड़ के आकार की वस्तुएं ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. Section 5, A Symphony of Collisions. प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क एक अराजक और भीड़-भाड़ वाली जगह है. प्लैनेटेसिमल्स ग्रेविटी द्वारा संचालित और स्पिनिंग डिस्क से प्रभावित लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं. कुछ कलिजन्स विनाशकारी होती हैं, जो प्लैनेटेसिमल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में चकनाचूर कर देती हैं. लेकिन कई कलिजन्स रचनात्मक होती हैं, जिसमें प्लैनेटेसिमल्स आपस में विलीन हो जाते हैं, जैसे पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर फिट हो जाते हैं. लाखों वर्षों में ये कलिजन्स जारी रहती हैं, जिसमें सबसे बड़े प्लैनेटेसिमल्स अधिक से अधिक मटेरियल को आकर्षित करते हैं. अक्रीशन कही जाने वाली यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे स्नोबॉल फाइट के दौरान एक स्नोबॉल एक विशाल स्नोबॉल में कैसे विकसित होता है. Section 6. The birth of a star ignites a solar system. जब प्लैनेट्स डिस्क में बन रहे होते हैं,
तो सेंटर में कुछ अविश्वसनीय हो रहा होता है। ढहते हुए गैस और धूल के अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण बादल का क्रोड़ प्रज्वलित होता है, जिससे एक तारे का जन्म होता है। हमारा अपना सूर्य जलते हुए हाइड्रोजन की एक विशाल गेंद 4.5 अरब साल पहले इसी तरह बना था। एक तारे के जन्म का आसपास के प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तारे का शक्तिशाली विकिरण और तारकीय हवाएं, आवेशित कणों की धाराएं किसी भी शेष गैस और धूल को उड़ा देती है, जिससे नए बने ग्रहों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। आज हम जो प्लैनेट्स देखते हैं, हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर दोनों जगह प्लैनेट फॉर्मेशन की इस अविश्वसनीय प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। प्रत्येक ग्रह अपने भीतर अपने निर्माण का रिकॉर्ड रखता है, एक प्रकार का प्लैनेटरी टाइम मशीन। ग्रहों की संरचना, उनके वायुमंडल और उनके चंद्रमाओं का अध्ययन करके हम अपने सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड के इतिहास को एक साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति और शनि जैसे गैस जायंट्स अपने विशाल आकार और घने वायुमंडल के साथ संभवतः प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बाहरी क्षेत्रों में बने हैं, जहां अधिक गैस और बर्फ उपलब्ध थी। पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह सूर्य के करीब बने, जहां भीषण गर्मी ने अधिकांश हल्के तत्वों को वाष्पीकृत कर दिया, जिससे चट्टानी सामग्री पीछे रह गई। हमारा सोलर सिस्टम एक विविध और आकर्षक जगह है। बुध की चिलचिलाती गर्मी से, सूर्य के सबसे निकट के ग्रह से, दूर के कुइपर बेल्ट में एक बौने ग्रह प्लूटो के बर्फीले मैदानों तक, प्रत्येक दुनिया की अपनी अनूठी कहानी है। शुक्र अपने घने वातावरण और बेकाबू ग्रीनहाउस प्रभाव के साथ उस नाजुक संतुलन की एक गंभीर याद दिलाता है जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है। मंगल पिछले तरल पानी के अपने प्रमाण के साथ हमारे ग्रह से परे जीवन की संभावना की ओर इशारा करता है। प्लैनेट फॉर्मेशन का अध्ययन केवल अतीत को समझने के बारे में नहीं है, यह हमारे भविष्य को आकार देने के बारे में भी है। जैसे जैसे हम इस बारे में अधिक सीखते हैं कि ग्रह कैसे बनते हैं, हमें जीवन के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की बेहतर समझ प्राप्त होती है। यह ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि हम अपनी आकाशगंगा और उसके बाहर दोनों जगह अन्य रहने योग्य ग्रहों की तलाश करते हैं। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है। मानवीय भावना अन्वेषण और खोज से प्रेरित होती है। हम चांद पर चले हैं, मंगल पर रोवर्स भेजे हैं और दूर की आकाशगंगाओं के दिल में झांकने वाले टेलीस्कोप लॉन्च किए हैं। ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की खोज एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ये यात्रा केवल वैज्ञानिकों और अन्वेषकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए है। हम चांद पर चले हैं, मंगल पर रोवर्स भेजे हैं और दूर की आकाशगंगाओं के दिल में झांकने वाले टेलीस्कोप लॉन्च किए। ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की खोज एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह अन्वेषण की भावना हमें आगे बढ़ने और नई सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। एक ग्रह का निर्माण ब्रह्मांडीय अनुपातों की एक महाकाव्य गाथा है। सबसे छोटे धूल के कणों से लेकर विशाल ग्रहों तक ब्रह्मांड सृजन और परिवर्तन की निरंतर स्थिति में है। अंतरिक्ष की विशालता भले ही कठिन लगे, लेकिन यह आश्चर्य और सुंदरता से भी भरी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम निस्संदेह नई खोजें करेंगे जो हमारी समझ को चुनौती देंगी और हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि आप संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। कौन जानता है कि वहां और कौन सी दुनियाएं हैं जिन्हें खोजे जाने की प्रतीक्षा है। ब्रह्मांड इशारा करता है, मेरे दोस्तों, चलो इसे साथ मिलकर खोजते हैं।